जय मां सरस्वती दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेज में। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ जो प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन है उसकी रसायन विज्ञान की जो 1100 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी है किया गया। इस बुक में डिस्कशन है, फुल्ली सोल्व विद डिस्कशन। दी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की ये बुक है। मैं मानता हूँ कि ये बुक एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत यूपी ऑल वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन बुक है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आप जानेंगे कि इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उनसे रिलेट करके इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनसे और कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या फिर द्वारा वो पूछे गए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमको जो मोटिवेशन देता है आप उसको समझ नहीं सकते हो। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मैं कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके और आनंद लीजिए इस वीडियो का। बहुत ही बेहतरीन बुक है केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। और आप सब जानते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है रेलवे के लिए रामबाण होता है। अगर जीके साइंस किसी भी तरह की बात करें तो रेलवे के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेलवे के रुक्मणी या प्लेटफॉर्म जो दोनों सेम है, ये बहुत ही रामबाण बुक है। इससे बेहतरीन बुक रेलवे के लिए आपको मिलना मुश्किल होता है और करंट के लिए तो स्पीडी है ही। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पहले डिस्कशन के साथ, पहले एक्सप्लेनेशन के साथ इस बुक को। ठीक है, हमारा उद्देश्य इस पुस्तक के किसी भी अंश को अंश को कॉपी करके अवैधानिक रूप से पुस्तक के कॉपीराइट नियम का उल्लंघन करके बेचने का नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षा के माध्यम से उद्देश्य से बनाई गई है तथा हम इस अति महत्वपूर्ण और विश्वसनीय पुस्तक को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। देखिए अमोनिया क्या होता है, NH3। ठीक है, तो अमोनिया में एक क्या हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन और दूसरी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन। तो राइट आंसर आपका नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अब देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया NH3 गैस बनाया जाता है। ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका, अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हेबर विधि द्वारा किया जाता है। देखिए मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे आपको, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया कि हेबर विधि से किस गैस का उत्पादन किया जाता है या अमोनिया का किस विधि से उत्पादन किया जाता है, तो आपका हो जाएगा हेबर विधि। फिर नेक्स्ट आपका, अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण इत्यादि में होता है। कई बार पूछा गया कि रेफ्रिजरेटर में किस गैस का यूज़ होता है, तो अमोनिया का होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले के द्वारा की गई है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस है। यह स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक होती है, इसे प्राणवायु भी कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये बन गया है कि प्राणवायु किसे कहते हैं। दूसरा यह है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की है, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की है, जे प्रिस्टले ने की है। फिर नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं। देखिए ओजोन गैस O3 ऑक्सीजन का अपरूप है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। समुद्र तल से 25.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की सांद्रता अधिकतम होती है। तो ओजोन गैस जो है उसका अणुसूत्र क्या है, O3, और ये ऑक्सीजन का अपरूप है आपके। फिर क्या है, ये किसको मतलब पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणों को रोकती है। और इसकी अधिकतम सांद्रता कहाँ पर होती है, तो समुद्र तल से 25.30 किलोमीटर ऊंचाई पर सांद्रता अधिकतम होती है। अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में किया जाता है। देखिए अगर ओजोन गैस की परत नहीं होगी तो
सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से मानव में क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर की बीमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएगी, त्वचा कैंसर। इसलिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है जो वातावरण में पाई जाती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग रॉकेट ईंधन, गैसोलीन के निर्माण में, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि रॉकेट ईंधन में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रवित अवस्था में होती हैं, जो बहुत ही कम ताप पर फ्यूल के तौर पे यूज की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अतिशीलन भी कहते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की 1722 में। देखिए आपके 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन जो दिया है उसमें 3 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट मिल गए। ऑक्सीजन की खोज किसने की, प्रिस्टले ने की। हाइड्रोजन की खोज किसने की, कैवेंडिश ने की। और नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। फिर नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है। जो पृथ्वी की पपड़ी है, क्रस्ट है, उसमें विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा प्लेटिनम। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु प्लेटिनम है। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। देखिए डाउन्स विधि, ये आपको याद रखना है। सोडियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। फिर सोडियम, नेक्स्ट आपका धोने का सोडा है, जिसको धावन सोडा या बाशिंग सोडा भी कहते हैं, उसका अणुसूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2। आपको ये याद रखना है कि इसमें जल के कितने अणु होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धावन सोडा या बाशिंग सोडा में जल के कितने अणु होते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको 10, 8, 7, 6 से करके। तो आपको याद रखना है कितने होते हैं, 10 अणु होते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये भी आपको याद रखना है। यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खाने वाले सोडा NaSCO3 का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट और खाने वाले सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो बेकिंग पाउडर हम बहुत सारे खाना बनाने में, मतलब भोजन बनाने में यूज करते हैं, उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, खाने वाले सोडे का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और फिर आता है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O को ग्लोबल साल्ट। ये आपको याद रखना है, इसको किस निकनेम से बुलाते हैं, ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 × 5H2O को हाइपो कहा जाता है। देखिए हाइपो किसको कहा जाता है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 × 5H2O को हाइपो कहा जाता है। और इसका उपयोग किस में होता है, फोटोग्राफी में। किस में होता है इसका उपयोग, फोटोग्राफी में होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो भी कहा जाता है। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइड CuFeS2 से किया जाता है। तो कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CuFeS2। किसका एस्क होता है, तांबे का, और तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः इससे ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, इसे ब्लू बिट्रोल भी कहा जाता है। देखिए ब्लू बिट्रोल आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ब्लू बिट्रोल किसको कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नीला कशीस। तो किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। और इसका अणुसूत्र आप देख लीजिए, CuSO4 × 5H2O। फिर नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg का निष्कर्षण कार्नेलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कार्नेलाइट KCl MgCl2 × 6H2O से किया जाता है। देखिए ये भी पूछ लेता है आपको, 4 ऑप्शन देखे कि इनमें से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क है, तो कौन सा हो जाएगा आपका कार्नेलाइट। फिर आता है आपका, इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु के निर्माण में होता है। देखिए तीन जगह इसका यूज होता है, फोटोग्राफी, आतिशबाजी और मिश्र धातु बनाने में। नेक्स्ट आपका ड्यूरालुमिन Mg का मिश्र धातु है। इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में भी होता है।
देख आपने गांव में कभी लोगों को सुना होगा जो प्रेशर, वो कहते हैं कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें जो है हवाई जहाज़ की चद्दर, देहाती भाषा में ये बोलते हैं कि हवाई जहाज़ की चद्दर का यूज होता है, यानी कि जिस धातु से हवाई जहाज़ बनाए जाते हैं उसी धातु से प्रेशर कुकर बनाए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हवाई जहाज़ के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है। देखिए हवाई जहाज़ का निर्माण कोई छोटी मोटी ऐसा नहीं कि आप लोहे से बना दो या पीतल से, किसी भी से बना दो, बहुत ही महत्वपूर्ण धातु ली जाती है जो मजबूत हो और बहुत ज़्यादा हल्की हो। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज जो होते हैं अपने, उनके निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है। तो ये ड्यूरालुमिन का होता है, आपको याद रखना है ड्यूरालुमिन। फिर नेक्स्ट है आपका भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 46.8%। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम है 8.13%। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए जल का शुद्धतम रूप क्या है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, जल का शुद्धतम रूप क्या है, वर्षा का जल। तो जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, वर्षा का जल। फिर आपका पैरासीटामोल क्या है, हम सभी जानते हैं कि पैरासीटामोल जो होता है, पैरासीटामोल ये डॉक्टर देते हैं, किस बीमारी में देते हैं आपको, जैसे सर दर्द हो गया हो, बुखार आ जाता है, तो उसमें पैरासीटामोल देते हैं। तो ये क्या होती है, पीड़ाहर होती है, यानी कि दर्द निवारक पीड़ाहर होती है पैरासीटामोल। नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैरासीटामोल एक पीड़ाहर है। सल्फर ड्रग्स, यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। सल्फर ड्रग्स का क्या उपयोग है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। फिर आपका सल्फानिलमाइड, सल्फर डाइजीन और सल्फर थायोजोनम इत्यादि, ये सब क्या है, आपके सल्फर ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्लोरोमाइसिटीन क्या है। देखिए क्लोरोमाइसिटीन आपको दिया है, 4 ऑप्शन दिए। क्लोरोमाइसिटीन क्या है, प्रतिरोधी है, पीड़ाहर है, प्रतिसाधक है या प्रतिजीवाणिक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए क्लोरोमाइसिटीन क्या है, एक प्रतिजीवाणिक है, एंटीबायोटिक्स जिसको बोलते हैं। आपको हिंदी में तो बहुत मुश्किल से नाम याद होगा, लेकिन आप इंग्लिश में एकदम समझ जाइएगा कि क्लोरोमाइसिटीन क्या है, एंटीबायोटिक्स है। इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणुओं, कवक इत्यादि से होता है। ठीक है, ये औषधियाँ अन्य जीवाणुओं को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटीन। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है, देखिए एंटीसेप्टिक का भी एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि यह भी जीवाणुओं को नष्ट करती है, किंतु यह घाव भरने में सहायक होता है, जैसे इथाइल आयोडाइड, फिनाल, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि। ठीक है, 2 चीज़ होती है, एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक क्या होती है, ये सूक्ष्म जीवाणु कवक से मतलब निर्माण की जाती है। और दोनों काम क्या होता है, जीवाणुओं को मारना, जो हमारी बॉडी में खतरनाक जीवाणु आ जाते हैं किसी बीमारी से, घाव लगने से, उनको मारती है, उनकी वृद्धि को रोकती है। और घाव भरने में क्या सहायक होती है, आपकी एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, आपका अपचयन प्रक्रिया शामिल होती है। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, का प्रयोग होता है। वर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई थी। देखिए तो आपसे पूछ ले कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, वर्जिलियस, आपको याद रखना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है, ठीक है, या धनात्मक तत्व में कमी होती है, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को। कैसे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है यानी हाइड्रोजन निकलती है, या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है, या धनात्मक तत्व में कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है। तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है, आपकी सुक्रोज। रासायनिक रूप से गन्ना जो है, गन्ने का रस सुक्रोज है। यह कार्बोहाइड्रेट के डाइसैक्राइड का प्रकार है जिसमें 2 मोनोसैक्राइड के अणु मिलकर बनता है। जैसे सुक्रोज क्या होता है, आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज
क्या होता है, एक तो ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, ये क्या होता है आपका सुक्रोज। तो आपको याद रखना है गन्ने का जो रस होता है, गन्ने की चीनी जो होती है वो क्या है, तो वो सुक्रोज होती है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। देखिए अभी ऑक्सीकरण की फुल डिटेल आपको बता ही दी है पहले, और एक बार पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो आसान भाषा में कहें तो छोटी से छोटी आपकी ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो ये हो जाएगी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। फिर नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3। पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 3। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारी जल। इसका अणुभार 20 होता है। तो D2O का अणुभार कितना होता है, 20 होता है। तथा परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये बहुत बार पूछा गया कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O यानी कि भारी जल का उपयोग होता है, ठीक है। यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। और ट्राइटेरियम रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय है, ये भी आपसे पूछ सकता है, पूछा भी गया कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि ट्राइटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वसन के लिए गोताखोर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं पानी में सांस किस प्रकार लेंगे, तो पानी में सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन तथा हीलियम का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है किसका यूज करते हैं गोताखोर, ऑक्सीजन तथा हीलियम का यूज करते हैं। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। मान लीजिए कोई ताप आपको निश्चित ताप दिया गया, उस पर संतृप्त विलयन कैसा होता है, तो ये होता है आपका अधिक ठोस विलेय घोलने में असमर्थ। तो संतृप्त विलयन आपका कैसा होता है, अधिक ठोस होता है जिसमें फिर विलेय नहीं घुलता, विलेय घोलने में असमर्थ हो जाता है। देखिए द्रवावस्था में ही घोल सकते हैं, लेकिन जब ठोस हो जाएगा तो उसमें थोड़ी हम विलेय घोल सकते हैं। इसलिए किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलेय घोल में असमर्थ होता है, जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। देखिए अगर मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा घोली जा सकती है, मिलाई जा सकती है, तो वह असंतृप्त विलयन होता है। और संतृप्त विलयन का होता है ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक धुली हुई अति संतृप्त विलयन कहलाती है। ये क्या होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ड्री साबुन क्या है। एक मिनट, देखिए लॉन्ड्री साबुन क्या है। लॉन्ड्री साबुन जो होता है प्राकृतिक स्रोत से उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण, यानी जो प्राकृतिक स्रोतों से बनाया जाता है, और ये क्या होता है वसा के अम्ल जो होते हैं उनके सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। आप इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखिए लॉन्ड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको साधारण नमक भी बोलते हैं या टेबल साल्ट भी बोलते हैं, को साधारण लवण साल्ट कहा जाता है। NaCl को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया जाता है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% जो होता है NaCl होता है, इसलिए समुद्री जल बहुत खारा होता है, बहुत नमकीन होता है, क्योंकि इसमें देखिए 75% तो NaCl होता है, नमक होता है। डिहाइड्रेशन में शरीर में NaCl कम हो जाता है। देखिए नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि डिहाइड्रेशन में क्या होता है पानी की कमी हो जाती है, लेकिन डिहाइड्रेशन में शरीर में किसकी कमी हो जाती है, NaCl कम हो जाता है। छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं निलंबन सस्पेंशन कहलाते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कणों के पदार्थ जो मान लीजिए हम किसी को विलायक जैसे पानी में घोलें तो उसमें क्या होता है अघुलनशील होते हैं और नग्न आंखों से दिखाई दे जाते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के आप उसको देख सकते हैं।
निलंबन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन कहलाते हैं। जैसे कि देखिए नदी का गंदा जल आप जब उसको हाथ में या किसी बर्तन में लेंगे तो आपको उसमें जो गंदगी है वो आंखों से दिखाई दे जाएगी। और वायु में धुआं होता है, जहाँ पर धुआं होता है वो अलग ही दिखाई दे जाता है। तो वो सब किस में आते हैं? निलंबन या सस्पेंशन में आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका संश्लेषित अपमार्जक क्या है। देखिए संश्लेषित अपमार्जक क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। देखिए संश्लेषित अपमार्जक जो होते हैं एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। याद रखना है आपको, संश्लेषित अपमार्जक डिटर्जेंट होते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। इसे साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। देखिए साबुन रहित साबुन किसे कहते हैं? हम अपमार्जक को, डिटर्जेंट को। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग दे देते हैं। अपमार्जक जो होते हैं कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं, तो गंदे कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होता है। आपने देखा होगा कि आप एक जगह साबुन रख दीजिए और एक जगह डिटर्जेंट रख दीजिए, अगर नमी होगी तो डिटर्जेंट बिल्कुल गीला हो जाता है। उसमें क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें आर्द्रता का गुण सर्वाधिक, आर्द्रता गुण कैसा होता है? अधिक होता है साबुन की अपेक्षा। नेक्स्ट है आपका अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। देखिए आम साबुन जो नॉर्मल साबुन होता है वो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है, लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं जिसे हम आम भाषा में सर्फ भी बोल देते हैं, वो क्या कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करते हैं। तो किस कारण से ऐसा संभव हो पाता है? तो देखिए सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। आपको ये याद रखना है किस किस के लवण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, क्योंकि ये बार बार पूछा भी गया आपसे। फिर नेक्स्ट आता है आपका कठोर जल में उपस्थित Ca तथा Mg धनायनों के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाते हैं, जिसके कारण ये खूब झाग देता है। ठीक है, Ca2+ तथा Mg2+ आयन जो होते हैं उनके साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाते हैं और इसके कारण साबुन खूब अपमार्जक जो होता है डिटर्जेंट खूब झाग देता है। नेक्स्ट आपका चूने के जल में जो लाइम वाटर होता है उसमें क्या क्या होता है। देखिए चूने के जो पानी होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला क्या है आपका? CaOH2। ठीक है, क्या है आपका फॉर्मूला? CaOH2। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। देखिए आपने धावन सोडा और एक खाने वाला सोडा और ये एक आपका कास्टिक सोडा, तीनों का आपको नाम याद रखना है कि इनका जो फॉर्मूला होता है तीनों का अलग अलग होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और इसको किस नाम से पुकारा जाता है? कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग साबुन बनाने में होता है या रंग बनाने में भी क्या होता है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है उसका उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका वायु के नमूने में क्या है। देखिए वायु के नमूने में क्या है? केवल ऑक्सीजन गैस? ऐसा नहीं है। केवल ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन? ये भी नहीं। केवल कार्बन डाइऑक्साइड? ये भी नहीं। क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैसें वायु में होती हैं। तो वायु किस किस का मिश्रण है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर वायु में जो विभिन्न गैसें होती हैं उनका अनुपात सेम होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन होती है, 20.93% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑर्गन जो होती है आर्गन कितनी होती है आपकी? 0.93% तथा अन्य इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका खाद्य तेलों में वनस्पति घी किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। जो खाद्य तेलों से घी बनाया जाता है उसको किस प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा भी गया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी के रूप में बदला जाता है।
किस प्रक्रिया के द्वारा? हाइड्रोजनीकरण। बहुत बार पूछा गया कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी के रूप में जो बदलते हैं तो किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रक्रिया के माध्यम से बदलते हैं? तो किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट आपका आसवन जो होता है डिस्टिलेशन, उसको देखिए पढ़ते हैं। आसवन विधि का द्वारा जो मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, यानी कि द्रव जो मिश्रण होता है उसको अलग अलग किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तब इस विधि का उपयोग उनको अलग अलग करने के लिए किया जाता है। देखिए आपसे यही पूछ सकता है कि जो मान लीजिए दो द्रव हैं उनके क्वथनांकों में बहुत ज़्यादा अंतर है तो उसका जो पृथक्करण किया जाएगा किस विधि द्वारा किया जाएगा? तो डिस्टिलेशन या आसवन विधि के द्वारा किया जाएगा, जैसे जल का शुद्धिकरण। नेक्स्ट है आपका रवाकरण क्या होता है? ठीक है, रवाकरण क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन जो होता है आपका, इस विधि में रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। छानने के बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है। अब इस विधि का जो कब प्रयोग किया जाता है? जैसे CuSO4 को उसके घोल से अलग करने में किसका उपयोग होता है? क्रिस्टलाइजेशन का। नेक्स्ट है आपका लोहे की वस्तुओं में जंग लगने से क्या बनता है? देखिए हम अपने आसपास देखते हैं नॉर्मली बारिश में भीगने से या नमी से लोहे में जंग लग जाता है। तो लोहे में जो जंग लगता है वो उसमें क्या क्या होता है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। तो जंग वास्तव में रासायनिक रूप से क्या होता है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। यह रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन बार बार पूछे जाता है एग्जाम में। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना इत्यादि सब किस प्रकार के हैं? रासायनिक प्रकार के। अब लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। हम जानते हैं कि जल और ऑक्सीजन जो होता है उसके संयोग से लोहे में जंग लगता है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र Fe2O3 इंटू H2O होता है। देखिए अब x क्या है? अणुओं की संख्या की, जल के इसमें कितने अणु हो सकते हैं? तो मेनली आपको याद रखना है Fe2O3 इंटू H2O, और वहाँ पे जल के अणुओं की संख्या x लेते हैं। लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। कई बार पूछा गया आपसे कि लोहे में अगर जंग लगता है तो उसका वजन घटता है कि बढ़ता है? तो लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। और जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते का लेप किया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण या जस्ताकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पर हीरा जो शुद्ध कार्बन है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा। रासायनिक रूप से हीरा शुद्ध कार्बन है जो कार्बन का ही अपरूप है। नेक्स्ट है फिर आपका वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? देखिए वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तुरंत आग पकड़ लेती है। तो वायु में नाइट्रोजन को जो है क्या काम करता है? वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। फिर आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में भरने तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए कई बार ये पूछा गया है कि जो बिजली के बल्ब होते हैं उनमें कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं? तो पहले सब आता था कि आर्गन गैस जो है इसमें भरी जाती है, आर्गन गैस। लेकिन अभी कौन सी? नाइट्रोजन भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, नाइट्रोजन या आर्गन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है आपका दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? देखिए आइसोटोनिक कब कहा जाता है? जब उनका परासरण दाब समान हो। दो विलयनों में जब उनका परासरण दाब ओस्मोटिक होता है, ठीक है, ओस्मोटिक होता है, दाब समान होता है तो उसको आइसोटोनिक कहा जाता है।
बस आपको इतना सा याद रखना है कि विलयनों में जब उनका परासरण दाब समान होता है तब उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। आगे चलते हैं। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? ठीक है, तो रसोई गैस का रूप कैसा होता है? सभी जानते हैं, तरल होता है, ठोस नहीं होता है, गैसीय भी नहीं होता है, विलयन भी नहीं होता है। कैसा होता है आपका? तरल रूप होता है। लेकिन जब हम उसको, जैसे मान लीजिए सिलेंडर के माध्यम से अब आप रेगुलेटर से ओपन करते हैं तो जो बर्नर में आती है वो किस रूप में आती है? वो गैसीय अवस्था में आती है, तब वो तरल अवस्था में नहीं आती है। लेकिन जो सिलेंडरों में भरी जाती है वो तरल अवस्था में भरी जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस तरल अवस्था में रहती है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम अंतराणविक बल कहते हैं, अधिक होता है। फिर नेक्स्ट है आपका द्रव लिक्विड का आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम लगता है। देखिए, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में आप इसको डालेंगे ये उसी का आयतन ले लेता है, तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराणविक बल नहीं लगता है। तो आपको याद रखना है कि ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। देखिए, विलयन सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल या विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रसोई गैस किसका मिश्रण है? बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि रसोई गैस किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। देखिए, रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी, जिसकी फुल फॉर्म होता है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, में इथाइल मरकेप्टन C2H5SH को मिला देने से एक विशेष प्रकार का तीखा गंध होता है। देखिए, ये किस लिए मिलाया जाता है? ताकि मान लीजिए अगर गैस लीक हो रही है, सिलेंडर से कहीं भी गैस लीक हो रही है, तो अगर हम इसमें इथाइल मरकैप्टन नहीं मिलाएंगे तो उसमें कोई दुर्गंध नहीं आएगी और पता भी नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रही है कि नहीं हो रही, जिससे दुर्घटना घटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। कई बार पूछा गया है कि रसोई गैस में जो एक विशेष प्रकार की तीखी गंध होती है वो किस वजह से होती है, तो वो इथाइल मरकैप्टन की वजह से होती है। मीथेन को मार्स गैस भी यानी दलदल गैस भी कहते हैं। धान के खेतों में प्राय मीथेन गैस निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है, जिसको दलदल गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को सबसे अधिक, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे अधिक 85% मीथेन होता है। ठीक है, देखिए, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है LPG, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, जबकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNG होती है इसमें 85% आपका मीथेन होता है। उसके बाद इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि होता है। और प्राकृतिक गैस में भी सबसे ज़्यादा मीथेन होता है और LPG में ब्यूटेन तथा प्रोपेन। बायोगैस जो होती है उसमें सबसे अधिक मीथेन होता है। मीथेन की परसेंटेज कितनी होती है? 65%। तो आपको याद रखना है CNG में कितने परसेंट होता है मीथेन? 85%, प्राकृतिक गैस में 83% और बायोगैस में मीथेन किसमें कितने प्रतिशत होता है? 65%। नेक्स्ट क्या है आपका? अभ्रक क्या है? अभ्रक क्या है? देखिए, अभ्रक जो है एक चालक है, कुछ चालक है, क्या है? तो अभ्रक ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक है। अभ्रक ऊष्मा का चालक गुड कंडक्टर एवं विद्युत का कुचालक होता है। देखिए, जैसे प्रेस होती है, आपने प्रेस का एलिमेंट जो होता है उसमें देखा होगी दो जो ट्रांसपेरेंट बहुत पतली पतली चादर सी, ऐसा लगता है कागज की में प्लास्टिक की वो लगी हुई होती हैं, तो वास्तव में अभ्रक की होती हैं। उससे क्या होता है कि अभ्रक में करंट तो सप्लाई होता नहीं है, लेकिन जो हीट होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सप्लाई होती है। तो इसलिए इसका उपयोग बिजली के जो उपकरण होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक गुड कंडक्टर और विद्युत का कुचालक बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? एंजाइम कैसे पदार्थ हैं?
तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में जो पदार्थ बदलते हैं उनको एंजाइम कहते हैं। तो बस एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलता है। नेक्स्ट है आपका बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। देखिए अभी पहले बताया था मैंने आपको कि बिजली के बल्ब जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि इसमें आर्गन ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होता है, बल्ब के अंदर एक्रे गैस आर्गन भरी जाती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, देखिए जिसका गलनांक बहुत होता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ताप सहन कर सकता है। तो बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है या फिर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट आपका कभी कभी यह भी देखा गया कि हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते तो वह अचानक चटक जाता है। इसका कारण क्या होता है। देखिए इसका कारण जो होता है वह खोलता हुआ द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है। जैसे हम खोलता हुआ द्रव कांच के बर्तन या बोतल में डालते हैं तो वो उसकी दीवार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गिलास चटक जाता है। नेक्स्ट है आपका देखिए जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, क्योंकि खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। देखिए पहले बताया था कि जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है, तो क्या होगा आपका जो जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ अधिक होता है। जैसे जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से कुछ अधिक होता है। नेक्स्ट आता है आपका परम शून्य ताप क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। परम शून्य ताप क्या होता है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, इससे नीचे कोई ताप संभव नहीं है। तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। ताप पैमाने का वह पैमाना जिसमें माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य ताप माना जाता है या परम ताप पैमाना कहलाता है। देखिए इससे नीचे न्यूनतम ताप संभव नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है उनका क्या होता है, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, जो कार्बन के और हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो क्या होता है, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो ईंधन को जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प में बदल जाता है। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर से कहता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। आप चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप जो है एसएससी का दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप साइंस के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में समझाया जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे कल मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती।